Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigamanch. We are present here with another new session that is Bloom's taxonomy यानी ब्लूम का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है वो किस पर आधारित है और किस चीज़ का वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यानी बेंजामिन ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिया है जिसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, तो इनकी जो टैक्सोनॉमी है यानी जो लर्निंग यानी अधिगम से संबंधित जो अधिगम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे संबंधित इन्होंने एक वर्गीकरण किया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे बेंजामिन ब्लूम यानी अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो वर्गीकरण किया है यानी दो वर्गीकरण यानी 1965 में एक टैक्सोनॉमी दी और उसका जो यानी मॉडिफाई रूप दोबारा से उसे जो संशोधित किया वो 2001 में संशोधित किया। तो फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो बात की है यानी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स की ये बात करते हैं यानी लर्निंग की बात करते हैं यानी अधिगम की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी लर्निंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमने जो बात की, जब भी हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं, लेसन प्लानिंग में हम यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। तो ये जो बात करते हैं यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वर्गीकृत किया है, उसी को हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इन्होंने इनकी जो टैक्सोनॉमी आई थी वो 1965 यानी 1956 में आई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसी को संशोधित करके यानी 2001 में उसको संशोधित रूप दिया यानी उसको मॉडिफाई किया, कुछ चीज़ें उसमें परिवर्तित की एक दो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने एक जो अपनी टैक्सोनॉमी दी है एक पिरामिड के अकॉर्डिंग इन्होंने बताने की कोशिश की है इस तरह से कि इनके जो वर्गीकृत किया है। एंड उसके बाद उससे पहले हम बात करें, इन्होंने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तीन तरह से वर्गीकृत किया है यानी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट टाइप एंड सेकंड एंड थर्ड वन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट की जो बात करते हैं, ये फर्स्ट को इन्होंने यानी कॉग्निटिव डोमेन, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, वो कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं ये पहले, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेकंड बात करते हैं यानी अफेक्टिव डोमेन, फ्रेंड्स ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये लास्ट यानी थर्ड बात करते हैं यानी साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन, डोमेन मीन्स पक्ष। तो फ्रेंड्स, यानी कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष की ये बात करते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। एंड जो लर्निंग होती है वो कॉग्निटिव संबंधित होती है, उसका एक पक्ष यानी संज्ञानात्मक होता है। दूसरे की बात करें तो ये भावात्मक पक्ष या इमोशनल डोमेन की बात करें, भावात्मक पक्ष हो गया, ओके फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट साइकोमोटर, साइकोमोटर की बात करते हैं तो गत्यात्मक या गतिशील यानी गत्यात्मक पक्ष। तो फ्रेंड्स, पहले यानी इस साइकोमोटर का जो पहले नाम था उसे कॉग्निटिव कहते थे, यानी फर्स्ट कॉग्निटिव और दूसरा कॉग्निटिव यानी साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव ना कहकर आज इसे साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने तीन पक्षों की बात की है यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने तीन तरह से वर्गीकृत किया है, इसी को हम ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट की हमने बात की यानी कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष, एंड सेकंड की बात की यानी अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष, एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर जिसे गत्यात्मक डोमेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन एक एक करके बात करने वाले हैं। यानी कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन को भी इन्होंने वर्गीकृत किया है यानी उसके कुछ सब डोमेन डिस्कस किए हैं, एंड अफेक्टिव डोमेन को भी, और बात करें हम साइकोमोटर की भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जो वर्गीकरण है उससे
उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें अफेक्टिव तो इससे एंड साइकोमोटर से, तो इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो डीपली डिस्कशन रहेगा हमारा वो कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित रहेगा। इन दोनों को हम थोड़ा शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं यानी कि कॉग्निटिव डोमेन यानी हमारा जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसको यानी बेंजामिन ब्लूम ने उसको 6 टाइप में वर्गीकृत किया है, यानी 6 तरीके से वर्गीकृत किया है। ये एक पिरामिड की तरह हमने जो यहाँ बात की, एक पिरामिड की तरह इन्होंने डिस्कस किया है, यानी लोएस्ट यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ये बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो बात की है फ्रेंड्स यानी 1965 की हम बात कर लेते हैं, जो संज्ञानात्मक पक्ष को किस तरह से डिवाइड किया है, यानी लोएस्ट टू हायर, यानी सबसे पहले कुछ लोअर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं एंड देन हायर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक जो पिरामिड की तरह इन्होंने दिया है उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो लोएस्ट की बात करते हैं ये नॉलेज की बात करते हैं फ्रेंड्स। नॉलेज मतलब ज्ञान, ठीक है। एंड देन ये बात करते हैं यानी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद ये फिर से बात करते हैं यानी थर्ड एप्लीकेशन। हिंदी वाले भी चिंतित ना हो, हिंदी में सबका नाम बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन के बाद ये बात करते हैं ना एनालिसिस, एनालिसिस के बाद ये बात करते हैं यानी सिंथेसिस, सिंथेसिस के बाद ये बात करते हैं यानी एवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये 6 टाइप ऑफ डोमेन की बात करते हैं, यानी कॉग्निशन में जो इन्होंने वर्गीकृत किया है, या संज्ञानात्मक पक्ष की यदि हम बात करें तो 6 तरीके से इन्होंने वर्गीकृत किया है फ्रेंड्स। जो पहले 1 2 3 4 जो पहले 3 दिए हैं, यानी इन्होंने पहले 3 को इन्होंने लोअर कहा है, ठीक है, यानी लोअर डोमेन। एंड लास्ट के जो 3 हैं उनको इन्होंने हायर कहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि हायर डोमेन कौन कौन से हैं जब भी हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, और लोअर कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स नीचे से हम चलते हैं, यानी नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले ये जो बात करते हैं यानी नॉलेज की बात करते हैं, यानी ज्ञान, ठीक है। यदि कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो वो एक समझ यानी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं यहाँ पे। एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मतलब उस चीज़ का अनुप्रयोग, इसे समझाने की हम कोशिश करेंगे, इधर अच्छी तरह से डीपली समझाएंगे। यानी अनुप्रयोग पहले सिर्फ हिंदी में नाम देख लीजिए, यानी अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के बाद बात करते हैं विश्लेषण यानी एनालिसिस, विश्लेषण के बाद बात करते हैं यानी संश्लेषण, संश्लेषण से सबसे लास्ट जो बात करते हैं यानी मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स कॉग्निटिव पक्ष की ये बात करते हैं, ये यानी लोअर टू हायर की बात करते हैं। सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर समझ आती है, फिर अनुप्रयोग आता है यानी एप्लीकेशन, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स जब भी हम अब इसे समझाने की कोशिश करेंगे तो जब भी किसी भी बच्चे को यानी उसकी जो नॉलेज है उसके संज्ञान में कोई भी चीज़ आती है, उसका किस तरह से कॉग्निशन, उसका संज्ञान वर्क करता है, इस तरह से इन्होंने बात की है। यानी लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से उसका किसी बच्चे का संज्ञान, किसी इंसान का संज्ञान वर्क करता है, उनकी ये बात करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ किसी भी बच्चे के नॉलेज में आती है, ठीक है, नॉलेज यानी उसके ज्ञान में आ गई। ज्ञान में आने के बाद उसे वो कॉम्प्रिहेंस करता है, कुल मिला के समझ बनाता है, उसके प्रति कुल मिला के एक इमेज तैयार करता है, वो समझ लेता है कि ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन, अपने लाइफ, अपने दैनिक जीवन में उसे प्रयोग करता है, यानी एप्लीकेशन करता है, यानी उसका एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली देखता है, ठीक है। उसे देखने के बाद वो उसका विश्लेषण यानी एनालाइज करता है, विश्लेषण के इसमें से कौन सी चीज़ नेगेटिव है, कौन सी सकारात्मक है, कौन सी हमारे लिए सही, उनका सिलेक्शन करता है। फिर उन सभी चीज़ों को विश्लेषण करने के बाद उसे सिंथेसिस यानी एकीकृत करता है। सिंथेसिस मतलब उन्हें जोड़ता है, एनालिसिस मतलब उन्हें अलग अलग करता है, सिंथेसिस यानी संश्लेषण मतलब एक जगह करता है। एक जगह करने के बाद देन वो उसका उसे एवोल्यूट करता है, यानी उस चीज़ का
मूल्यांकन करता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे बताने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई एक बच्चा है, हमने उसे एक एप्पल के बारे में बात की। फिर समझने की कोशिश करना, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। तो हमने एक एप्पल दिखाया, उसकी शेप दिखाई, बच्चे के ज्ञान, उसके संज्ञान में आ गई, उसके नॉलेज यानी उसकी नॉलेज में आ गया कि एप्पल इस तरह का होता है। और अब उसने कॉम्प्रिहेंस किया, यानी उसकी शेप, उसका रंग, उसका टेस्ट देखा तो उसे समझ आ गई कि एप्पल इस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसकी नॉलेज में आया, नॉलेज के बाद उससे कॉम्प्रिहेंस किया, कॉम्प्रिहेंस मतलब उसकी समझ में आ गया कि एप्पल की शेप इस तरह से होती है, उसका कलर, उसका टेस्ट इस तरह से होती है। अब उसके बाद उसने अनुप्रयोग किया, यानी उसका टेस्ट करके देखा और अलग अलग शेप्स, इस तरह की अलग अलग शेप्स देखी, ठीक है, उसमें उसने पाया कि इस एप्पल इस तरह का होता है। एंड देन उसने विश्लेषण किया, उसके साथ उसको हमने बहुत सारे फ्रूट्स अलग अलग दोबारा से दे दिए, तो उसने अलग अलग सेलेक्ट करके यानी विश्लेषण करके एनालाइज करके पाया कि एप्पल इस तरह के होते हैं, यानी एप्पल ये सेब वाले, ये टेस्ट वाले, ये कलर वाले हैं सेब हैं, और ये हैं या मैंगो, बनाना, या फिर कहें गुआवा आदि सब चीज़ हैं, ठीक है। उसका विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद एक बॉक्स में उसने सेब्स को रख दिया यानी एप्पल्स को रख दिया और बाकी अलग अलग रख दिया। तो उसका संश्लेषण मतलब एक जगह कर पाया, उसका जो सिंथेसिस कर पाया, ठीक है, सिंथेसिस करके उसने सेब को सेलेक्ट कर लिया। अब उसे कंप्लीट रूप से पता चल गया कि सेब इस तरह का होता है। एंड देन उसने उसका मूल्यांकन कर लिया। फ्रेंड्स वो समझ गया कि सेब इस तरह का होता है और इसी टाइप के सेब या कलर और भी किसी फ्रूट्स के हो सकते हैं, लेकिन अब उसका वो मूल्यांकन एवोल्यूट कर पाया। अब उसे जब भी हम कभी सेब दिखाएं बच्चे को तो वो बिल्कुल समझ पाएगा कि सेब इस तरह का होता है। तो लास्ट में मूल्यांकन आता है यानी एवोल्यूट कर पाता है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन, ये संज्ञान इस तरह से वर्क करता है। डिफरेंट स्टेजेस में एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम में काम करता है, जिसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसमें इसमें संज्ञानात्मक पक्ष की बात की है। तो सबसे पहले बच्चे का नॉलेज आती है, ठीक है, लोअर लेवल की बात करते हैं या ऊपर से लिखें हम तो सबसे पहले यानी नॉलेज, एंड उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन एप्लीकेशन, यानी लाइफ में अनुप्रयोग करता है बच्चे किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज़ का। इनके बाद एनालाइज करता है, फिर सिंथेसिस संश्लेषण करता है, फिर एवोल्यूट करता है। तो फ्रेंड्स ये जो टैक्सोनॉमी है यानी 1965 1956 ये टैक्सोनॉमी 1956 की है। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं यानी नेक्स्ट, तो यानी इन्होंने जो संशोधित रूप दिया यानी 2001 में इसको मॉडिफाई किया। तो फ्रेंड्स इन्होंने नॉलेज की जगह जो ज्ञान की बात करते हैं, इन्होंने नॉलेज की जगह जो नया टर्म दे दिया, नया नाम दे दिया, नॉलेज की जगह रिमेंबर दे दिया यानी रिमेंबरिंग, यानी रिमेंबरिंग, ठीक है। यानी बात वही सबसे पहले उसकी रिमेंबरिंग यानी उसकी मेमोरी में कोई भी चीज़ आती है, नॉलेज की बात कर रहे थे यहाँ पे, फिर रिमेंबरिंग में आती है। जो 2001 में जो मॉडिफाई रूप दिया है यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो संशोधित रूप है, उसमें फर्स्ट यानी नॉलेज को इन्होंने दे दिया है यानी नॉलेज को रिमेंबरिंग का रूप दे दिया है। यदि हम बात करें यानी कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन को इन्होंने यानी फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशन को जो नाम दे दिया है वो अंडरस्टैंडिंग दे दिया है, यानी अंडरस्टैंड बच्चे की समझ में आती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दे दिया है, यानी ये चीज़ याद रखने की है। यानी नॉलेज की जगह इन्होंने रिमेंबरिंग कर दी है, एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग। एंड यदि हम बात करें यानी उसके बाद एप्लीकेशन को एप्लीकेशन ही रहने दिया यानी अप्लाई, इसके बाद एनालिसिस को एनालिसिस। एंड हम बात करें यानी सिंथेसिस का दूसरा जो नाम है वो क्रिएट है यानी क्रिएशन। तो क्रिएट को इन्होंने यहाँ से हटा के सिंथेसिस को ऊपर कर दिया है, एवोल्यूशन को नीचे कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। तो अब हम संशोधित रूप की हम बात करते हैं तो उसे भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो संशोधित रूप है यानी इससे पहले हमने 1926 की बात की और 2001 का जो संशोधित रूप आया ब्लूम टैक्सोनॉमी की, उसकी हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने जो फर्स्ट है, फर्स्ट को यानी नॉलेज को इन्होंने रिमेंबरिंग दे दिया यानी रिमेंबर, यानी रिमेंबरिंग नाम दे दिया। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। एंड इसके बाद बात करें यानी एप्लीकेशन को इन्होंने अप्लाई यानी अप्लाई करता है अपने दैनिक जीवन में। अप्लाई के बाद इन्होंने एनालिसिस को एनालिसिस ही रहने दिया है।
ठीक है फ्रेंड्स। एनालिसिस के बाद जो यहाँ पे सिंथेसिस थी, तो सिंथेसिस का दूसरा नाम, सिंथेसिस को सबसे ऊपर रख दिया है जो क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव यानी क्रिएशन दे दिया है, एंड जो एवोल्यूशन जो मूल्यांकन सबसे ऊपर हुआ करता था उसे यहाँ पे दे दिया है। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन को यानी 5th स्टेज पर दे दिया है, और सिंथेसिस का दूसरा नाम करके यानी क्रिएटिव यानी सृजनात्मकता को ऊपर दे दिया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोई भी नॉलेज किसी भी बच्चे का संज्ञान किस तरह से काम करता है। कोई भी नॉलेज किसी भी बच्चे के सबसे पहले उसके रिमेम्बरिंग में आती है, यानी उसकी मेमोरी में आती है, उसके बाद वो अंडरस्टैंड, उसके साथ एक समझ बैठाता है, समझ बैठाने के साथ उसे अपने दैनिक जीवन, अपने रियल लाइफ में उसे अप्लाई करता है यानी अनुप्रयोग करता है, एंड उसका विश्लेषण करता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के बाद एक क्रिएशन, एक जो नई चीज़ निकल कर आती है क्रिएटिविटी, मतलब फिर उस चीज़ को अपने नॉलेज में क्रिएट कर लेता है, कि कुल मिला के उसकी समझ में वो चीज़ आ जाती है। कि ये हमने जो एप्पल का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे वो एप्पल को अच्छी तरह से समझ लेता है, उसकी शेप आदि को। तो फ्रेंड्स ये रहा ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके बारे में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स हम दोबारा से बात कर लेते हैं जो उसका फर्स्ट कॉग्निशन का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यानी कॉग्निटिव डोमेन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे लोएस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे लोएस्ट यानी ज्ञान आता है। ज्ञान को रिमेम्बरिंग कहा है उन्होंने बाद में, यानी ज्ञान दूसरा जो आ गया, फिर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ आ गई, जिसे उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग कर दिया। एंड थर्ड की बात करते हैं तो अप्लाई यानी अनुप्रयोग आ गया। हम ऊपर से बात करते हैं यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट चल रहे हैं। एंड फोर्थ की हम बात करें तो एनालिसिस यानी विश्लेषण की बात करते हैं हम। फ्रेंड्स हिंदी वाले जितने बच्चे हैं वो परेशान ना हो, यानी विश्लेषण। एंड फिफ्थ की हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे मूल्यांकन कर दिया है उसे, यानी मूल्यांकन करता है, एवल्यूट करता है। एंड देन क्रिएट यानी फिर से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करता है, यानी अपनी नॉलेज का वो सृजन करता है। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ 6 टाइप ऑफ डोमेन यानी सेपाक्स जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वर्गीकरण के हैं। तो ये रही ब्लूम टैक्सोनॉमी जो संशोधित रूप है। फ्रेंड्स इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सेशन में कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं यानी सेकेंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की। अब हम बात करते हैं यानी अफेक्टिव डोमेन, जो भावात्मक पक्ष की इन्होंने बात की है, यानी लर्निंग के भावात्मक पक्ष। तो फ्रेंड्स अफेक्टिव डोमेन की हम बात करते हैं यानी भावात्मक पक्ष। वैसे तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी भावात्मक पक्ष को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इन्होंने इसके जो सब कैटेगराइज किया है वो 5th टाइप यानी 5 तरह से कैटेगराइज किया है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 6 तरीके से, यहाँ पे 5 तरीके से उनके हम सिर्फ नाम। जब भी हम अफेक्टिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अफेक्टिव डेवलपमेंट में यानी संवेग आ जाते हैं, यानी भावात्मक पक्ष की हम बात करते हैं तो हमारे संवेग आ जाते हैं यानी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं यानी कि भावना। ठीक है, यानी संवेगात्मक पक्ष हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया। एंड देन हमारे मूल्य मतलब हमारी वैल्यूज़, लाइफ वैल्यूज़। उसके साथ साथ हमारा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा के साथ साथ एंड बात करें हम तो ये एटीट्यूड, किसी भी इंसान, किसी भी बच्चे का एटीट्यूड। तो ये अफेक्टिव यानी भावात्मक पक्ष की बात करते हैं तो इतने सारे ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। कॉग्निशन की जब भी हम बात करते हैं वो संज्ञान से संबंधित था। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यानी कैटेगराइज किस तरह से क्या है। फर्स्ट जो हो गया यानी रिसीविंग, इससे तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स साइकोमोटर से कोई भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया। फर्स्ट हो गई रिसीविंग, सेकंड हो गई यानी रेस्पॉन्डिंग, एंड थर्ड हो गया फ्रेंड्स वैल्यूइंग, एंड फोर्थ हो गया ऑर्गेनाइजिंग, एंड फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ यहाँ पे लिखेंगे। फिफ्थ हो गया फ्रेंड्स यानी इंटरनलाइजिंग, इंटरनलाइजिंग। तो इंटरनलाइजिंग फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं यानी अफेक्टिव यानी भावात्मक पक्ष की बात करें तो सबसे पहले रिसीविंग,
किसी भी बच्चे के किसी भी नॉलेज के जो लर्निंग यानी उसका जो लर्निंग का जो भावात्मक पक्ष काम करता है, यानी अफेक्टिव डोमेन किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले यानी ये सबसे पहले जो काम करता है वो रिसीव, किसी भी चीज़ को रिसीव करता है। रिसीव मतलब वो रिसीव करता है, मतलब वो उसको प्राप्त करता है, रिसीव करता है, एंड उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है। यानी फिजिकल वे में बात करें तो उसके समय मतलब बाहर निकल कर आते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स करता है यानी अनुक्रिया करता है, उसके बाद वो वैल्यूइंग मतलब उसका आंकलन करता है, एक वैल्यू देता है, एंड उसके बाद ऑर्गेनाइज, फिर उन चीज़ों को वो संगठित करता है, एंड देन इंटरनलाइज, बाद में उस चीज़ को बाहर निकाल के लाता है। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें उसकी, यहाँ पर हम कर लेते हैं यानी अभिप्रेरणा के, यानी अभिप्रेरणा की बात करते हैं। सबसे पहले उसे कहीं से अभिप्रेरणा मिले, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बाहरी अभिप्रेरणा हो, उसे अभिप्रेरणा मिली, सबसे पहले उसने रिसीव की, उसे अभिप्रेरित कर रहा कोई भी चीज़, उसके बाद रेस्पॉन्ड किया, यानी उसका एक्शन निकल कर आए, यानी रिस्पॉन्ड किया, एक अनुक्रिया की, उसके बाद वैल्यूइंग मतलब उसका उसने आकलन किया, उसको एक वैल्यू दी कि उसमें से कौन सी अभिप्रेरणा हमारे लिए सकारात्मक है, कौन सी नकारात्मक है। तो इस तरह से वैल्यू देने के बाद वो सकारात्मक पक्ष की तरफ आगे बढ़ा, एंड उसके साथ ऑर्गेनाइज, उसे संगठित किया उस अभिप्रेरणा को, जितने भी कोई भी जो उसे बेसिक नीड्स जो उसकी ज़रूरत थी, जो उसे अभिप्रेरित कर रहे थे, एक गति प्रदान कर रहे थे, उसका ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, और उसके बाद उसे इंटरनलाइज किया। इंटरनलाइज मतलब उसे आत्मसात किया, और उस तरह से उसकी जो अभिप्रेरणा है उसके प्रति काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही यानी अफेक्टिव डोमेन, और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फिफ्थ यानी 5 तरह से उसे वर्गीकृत किया है। फर्स्ट हो गया रिसीविंग, एंड देन रेस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग। तो ये रही यानी अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो 5 तरह से डिवाइड किया है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी थर्ड की हम बात करते हैं, यानी थर्ड जो पक्ष है यानी साइकोमोटर। साइकोमोटर की हम बात करते हैं तो फ्रेंड गत्यात्मक पक्ष, यानी गत्यात्मक संबंधित हमारे फिजिकल, ये फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें तो साइकोमोटर को पहले कॉग्निटिव भी कहते थे। गत्यात्मक पक्ष की हम बात करते हैं तो इसमें ब्लूम ने यानी 6 टाइप से इसे कैटेगराइज किया है, क्योंकि जो साइकोमोटर पक्ष होते हैं ये हमारे यानी मोटर स्किल्स पर काम करते हैं, यानी गतिशील अवस्था पर काम करते हैं, हमारे फिजिकल मूवमेंट पर काम करते हैं, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल हो चाहे फाइन मोटर स्किल हो, दोनों इसमें आ जाती हैं फ्रेंड्स। तो गत्यात्मक डोमेन किस तरह से काम करता है किसी बच्चे का, तो सबसे पहले इसमें जो बात करते हैं ये डूइंग एस्पेक्ट की बात करते हैं, यानी डूइंग एस्पेक्ट्स, बच्चा इसमें करने पर आधारित होता है, जब तक करेगा नहीं उसका साइकोमोटर स्किल कोई भी काम करेगी नहीं। तो सबसे पहले डूइंग, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक उसकी साइकोमोटर यानी गत्यात्मक अवस्था हमें मतलब आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो फ्रेंड्स 6 टाइप की ये बात करते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस करें। यानी फर्स्ट टाइप की बात करते हैं तो डूइंग एस्पेक्ट की बात करें, यानी फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। दोनों मोटर स्किल फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल इसमें काम करती हैं। तो फ्रेंड्स जब भी लर्निंग के हम डोमेन की बात करते हैं तो 3 टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया कॉग्निटिव, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है। उसमें इन्होंने 6 तरह से यानी कॉग्निटिव डोमेन को 6 तरीके से डिवाइड किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव को इन्होंने 5 तरह से डिवाइड किया। एंड साइकोमोटर गत्यात्मक, जो जिसमें फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल काम करती हैं, यानी डूइंग एस्पेक्ट पर बात की है, उसको इन्हें 6 तरह से दोबारा से डिवाइड किया है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो फर्स्ट है वो है यानी रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट की बात करते हैं तो बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, जैसे पलक झपकना, दिल का धड़कना, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन थोड़े यानी पलकों का झपकना, जेब आदि का चलाना, ठीक है, या हाथों का हिलाना, ये उसके रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं जो बच्चा लेकर आता है, जो उसके फाइन मोटर स्किल्स पर काम करते हैं। एंड देन सेकेंड की हम बात करते हैं तो यानी कुछ बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, जो बेसिक मूवमेंट्स उसका जैसे गर्दन आदि का हिलाना या पैरों का चलाना, ये इसके बेसिक मूवमेंट्स हो गए। नंबर 3 की बात करें तो हम यानी परसेप्चुअल एबिलिटी, ओके फ्रेंड्स, परसेप्चुअल एबिलिटी
परसेप्शन एबिलिटी की बात करें तो बच्चा एक उसके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है जो ज्ञान का निर्माण करता है, यानी अपने संप्रति अपना एक परसेप्शन देने की कोशिश करता है। मतलब कुल मिला के एक नॉलेज को इनेट करने की एक इनेट एबिलिटी होती है, ज्ञान का निर्माण करता है। ये रही एक बात। एंड बात करते हैं यानी नेक्स्ट यानी फिजिकल मूवमेंट, फोर्थ फिजिकल मूवमेंट। फ्रेंड हिंदी वाले हिंदी में अलग अलग नाम देख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझने की कोशिश करें। यानी फिजिकल मूवमेंट, बच्चे के अंदर फिजिकल मूवमेंट होते हैं, वो फिजिकल मूवमेंट करता है, यानी कोई भी एक्शन करता है तो उसके फिजिकल यानी जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो काम करती हैं। फिफ्थ की हम बात करें तो यानी स्किल्ड मूवमेंट, बच्चे के अंदर कोई ना कोई स्किल्ड यानी जन्मजात होती हैं, उनको वो बाहर निकालता है, यानी अपने एक्शंस के साइकोमोटर गत्यात्मक अवस्था उनको देता है, तो वो स्किल्स आगे उसके निखर कर आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही बात। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यानी नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, नॉन डिस्कर्सिव, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन बच्चा जब भी सोसाइटी आदि के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो वो अपने जो फिजिकल डोमेन है उसका काम करता है, जो गत्यात्मक अवस्था है जो एक्वायर करता है यानी अपने इन्वायरमेंट से। तो फ्रेंड्स ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसमें हमने 3 पक्ष की बात की, यानी एक होगा जो थर्ड हो साइकोमोटर, सेकंड अफेक्टिव एंड फर्स्ट जो था यानी कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव में 6 टाइप की बात करते हैं, यानी रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन एंड क्रिएटिव यानी क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रही ब्लूम टैक्सोनॉमी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें और अच्छी तरह से बेहतर समझ आएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित में से सीखने का क्षेत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो सीखने का क्षेत्र यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो लर्निंग का एक डोमेन है वो नहीं है, वो कौन सा है? तो नहीं है यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स, यानी भावात्मक, गत्यात्मक या फिर संज्ञानात्मक या फिर अनुभवनात्मक। तो फ्रेंड्स जब भी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, जो लर्निंग के 3 डोमेन की बात करते हैं, फर्स्ट होगा कॉग्निटिव, ठीक है, तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक ये भी है, एंड सेकंड होगा यानी अफेक्टिव भावात्मक ये भी है, एंड थर्ड साइकोमोटर ये भी है। तो फ्रेंड्स जो नहीं है वो यानी एक्सपेरिमेंटल या एक्सपीरियंशियल नहीं है, यानी अनुभवात्मक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है ये ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यानी सेकंड क्वेश्चन की, यानी ब्लूम ने अधिगम के कितने पक्षों में बांटा है, यानी अधिगम को कितने पक्षों में बांटा है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की यानी 3 पक्षों की बात करते हैं, वो फर्स्ट होगा कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव एंड थर्ड वन साइकोमोटर। हिंदी में यदि हम बात करें तो पहले संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा जो हो गया भावात्मक पक्ष और तीसरा हो गया गत्यात्मक पक्ष। तो ब्लूम 3 पक्षों की बात करते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि पेडागोजिकल क्वेश्चन है। एक बच्चा अपनी किसी सीखी चीज़ को, ये मतलब कोई चीज़ उसने सीखी है, सीखी चीज़ को प्रयोग करना चाहता है, मतलब उसे प्रैक्टिकल करना चाहता है। मान के चलो किसी बच्चे को हमने साइकिल सिखाई, अब उसे रोड पर छोड़ रहे हैं हम, वो चाहता है कि मुझे रोड पर साइकिल चलानी है। तो यह क्रिया ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में किस से कहा जाता है? तो ब्लूम का ये कॉग्निटिव पक्ष है, तो उसमें क्या कहा जाएगा, क्योंकि कॉग्निटिव पक्ष को 6 टाइप से वर्गीकृत किया है, यानी 6 तरीके से वर्गीकृत किया है। तो उसमें कौन सा एक पक्ष है? तो ज्ञान हो गया या समझना हो गया या फिर मूल्यांकन हो गया या फिर अनुप्रयोग हो गया। तो फ्रेंड्स ज्ञान जो हो गया फर्स्ट पक्ष हो गया। ज्ञान का मतलब कि किसी नॉलेज को अपने संज्ञान में बिठाना। समझने के बाद जो सेकंड दूसरा जो पक्ष है यानी समझना उस नॉलेज को, एंड मूल्यांकन तो लास्ट वाला पक्ष हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं अनुप्रयोग की, यानी अप्लाई करना चाहता है तो यानी प्रयोग करना चाहता है, तो यह हो गया अनुप्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन है वो सही बैठता है, यानी अप्लाई करना यानी एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, यानी ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में उच्चतम पहलू यानी हाईएस्ट लेवल कौन सा है? तो हाईएस्ट लेवल मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुप्रयोग या समझना। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की जो कॉग्निटिव डोमेन की हम बात करते हैं, तो उसमें 6 टाइप ऑफ डोमेन की बात करते हैं, वो 6 टाइप से वर्गीकृत किया है। जिसमें सब फर्स्ट हो गया यानी नॉलेज या रिमेंबरिंग, तो वो फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया यानी कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, समझना, तो ये भी यहाँ से हट गया फ्रेंड्स, ये हट गया। इसके बाद हम बात करें यानी
एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग ये भी हट गया। बात करें उसके बाद यानी विश्लेषण, तो विश्लेषण भी हट गया फ्रेंड्स, ये भी हट गया। इसके बाद करें सिंथेसिस एंड नेक्स्ट आता है हमारा हाईएस्ट लेवल आता है यानी एवोल्यूशन मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो रिवाइज्ड जो उनके टैक्सोनॉमी है यानी मॉडिफाइड टैक्सोनॉमी उससे संबंधित, या जो पहली टैक्सोनॉमी उससे संबंधित। जब भी हम पहली टैक्सोनॉमी की बात करते हैं जो 1965 में आई थी फ्रेंड्स, अभी जो हमने डिस्कस किया, उसमें जो हाईएस्ट लेवल पर आता है वो मूल्यांकन एवोल्यूशन आता है। यदि हम बात करते हैं यानी 2001 यानी 2001 के जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है उसमें जो मूल्यांकन को नीचे कर दिया है यानी 5th पोजीशन पर, और जो लास्ट आता है वो क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव आता है यानी क्रिएट आता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, यदि क्रिएट ऑप्शन होता है तो क्रिएटिव पे टिक करेंगे, यदि मूल्यांकन आता है तो मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ 4th क्वेश्चन जिससे आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये सेशन थोड़ी सी भी हेल्प करता है तो आप इस सेशन को लाइक करें, कमेंट के थ्रू हमें अपना फीडबैक दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी आपके फ्रेंड्स भी कुछ बेहतर तरीके से सीख पाएँ और अपने जो एग्ज़ाम सीटेट की तैयारी करें उससे हमसे जुड़ पाएँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।